जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी परिवार में स्वागत है। तो आइए हिंदी के प्रैक्टिस सेशन को हम सभी स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन है। जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को शेयर कीजिए और एक बार विश्वास बनाइए और यहाँ से हिंदी पढ़िए। उसके बाद किसी भी एग्जाम को देने के बाद आप सभी खुद बताइएगा। तो चलिए समय को व्यर्थ नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दिलाना है, चलना है, उठना है या फिर उड़ना? तो अगर क्रिया के प्रकार पूछता है तो क्रिया के भेद पूछ रहा है, दो होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक। अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पूछे। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया पूछा है तो इसका राइट आंसर ए है। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जहाँ कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी के द्वारा कराता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट है, यह मकान मेरे भाई का है। तो यहाँ पर यह को रेखांकित किया गया है, आप सभी को बताना है कि ये कौन सा पद है। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है या फिर संज्ञा। तो यह मकान मेरे भाई का है, तो यह संकेतवाचक सर्वनाम है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर पूर्ण वर्तमान। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। यहाँ पर भी आप सभी को काल ही बताना है कि सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य भविष्य काल है या फिर संभाव्य भविष्य काल है। तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, यहाँ पर सामान्य भविष्य काल है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, यह किस प्रकार की ध्वनि है? तालव्य है, कंठ है, दंतोष्ठ है या फिर कंठोष्ठ? यहाँ पे आप सभी को यह का उच्चारण स्थान बताना है, तो इसका राइट आंसर ए है। च वर्ग जो होता है और ये किस में आते हैं? तालव्य में या फिर तालु भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो आप सभी को संयुक्त स्वर बताने हैं। संयुक्त स्वर की संख्या पूछता है तो 4 होता है, ए, ए, ओ और औ होते हैं। ठीक, आप सभी इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है, मात्रा के आधार पर स्वर कितनी प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ को गुरु स्वर भी बोलते हैं। ठीक, गुरु। और ह्रस्व को लघु स्वर भी कहते हैं। और एक होता है प्लुत स्वर। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। आश्चर्य, छाता, अचल, ग्लास। तो यहाँ पर ग्लास जो है ये विदेशी शब्द है। इसका राइट आंसर डी है। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? यू प्रत्यय है, वायु प्रत्यय है, आयु है या फिर अल्प? प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्द होता है उसके पीछे जो होता है। अल्पायु में अगर देखता है तो मूल शब्द क्या है? तो अल्प है। और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो आयु प्रत्यय जुड़ा है और मिलकर बना है अल्पायु। अल्पायु। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो है सी है। नेक्स्ट है, अलमारी किस भाषा का शब्द है? अरबी है, पुर्तगाली है, फ्रेंच है, फारसी है। तो अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर बी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या फिर द्रव्यवाचक? लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी लड़के का नाम लेकर बताया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, अगर लड़का पूछा है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास, मिठाई, मीठी, मीठा। तो भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जो अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, उसे सिर्फ महसूस किया। तो मिठास को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर भोजपुरी? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा जो है वो उर्दू है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, फणीश्वर नाथ रेणु का, और दो ऑप्शन अन्य भी है, विष्णु प्रभाकर और भीष्म साहनी का। तो मेरी असफलताएं जो है बाबू गुलाब राय की रचना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ए है। चलिए, भीष्म साहनी की एक रचना है जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है तमस। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? भिज्ञ होगा, अज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा या फिर अभिज्ञ होगा? तो अनभिज्ञ का विलोम हमेशा भिज्ञ होता है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है, वर्षगांठ किस भाषा का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, संकर है, संस्कृत है? तो इसका राइट आंसर जो है सी है। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने शब्द होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर वर्ष पूछता है तो वर्ष जो है ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का। और गांठ पूछता है तो ये हिंदी का शब्द है। तो यहाँ दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को वर्ष गांठ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, अप्सरा उपन्यास किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जयशंकर प्रसाद का, जैनेन्द्र लाला का या फिर श्रीनिवास दास का? तो अप्सरा उपन्यास जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संधि में अधन ई का सही मेल हुआ है? गणेश में, चंद्रोदय में, परमौषधि में या फिर दिव्यालय में? तो इसका राइट आंसर जो अधन ई का सही मेल ऑप्शन ए में हुआ है, गणेश में। गणेश में कौन सी संधि है? इसका आंसर आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, अक्षर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या अनुसार कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उ और ऊ ओष्ठ है, ए और ए कंठ तालु है, व दंतोष्ठ है, क तालु है? तो आपको बताना है कि सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क क्या होता है? कंठम। इसका उच्चारण स्थान पूछता है तो कंठ होता है। ठीक, तालु नहीं होता। च वर्ग जो होते हैं वो तालु होते हैं। नेक्स्ट है, मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर सरल वाक्य है? तो मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। चलिए नेक्स्ट है, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, तत्पुरुष होता है या फिर बहुव्रीहि होता है? तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। और तत्पुरुष समास का भी जो परिभाषा कहिए, बार बार पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, सघोष और दूसरा है अघोष। सघोष में पूछे कि कौन कौन से शब्द आते हैं, तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी स्वर, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? चार, य, र, ल और व। इसके साथ ही जो उष्म व्यंजन का ह होता है वह भी सघोष में आता है। इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। सघोष पूछता है क्या है? तो वर्ग का पहला, दूसरा और जो ऊष्म वर्ण है, ऊष्म, ऊष्म के सिर्फ तीनों स आते हैं। ठीक, क्योंकि ह जो है वो सघोष में होता है। स, श और सर, तो इसे आप सभी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार
पूछा जाता है। सघोष को घोष भी कहते हैं, इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा कि कहीं पर सघोष लगे और घोष दिया रहे तो आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट है जो प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, तो क्लास को शेयर करिए। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के लिए यहाँ डेली इसी प्रकार से हिंदी के प्रश्न कराए जाते हैं। प्रश्न है जल घोंसला किस भिन्नार्थक युग्म के अर्थ है? तो आप सभी को बताना है कि नीर या फिर नीड़, कृमि कर्मी, धनु धेनु, मरीचि या फिर मरीचि। बताना है कि किसका भिन्नार्थक युग्म है जल और घोंसला, तो इसका राइट आंसर ए है। नीर का भिन्नार्थक युग्म जो है जल होता है और नीड़ का घोंसला होता है। ठीक, नेक्स्ट है जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो वह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर जो है ये होगा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है छत से बच्चा गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक। तो छत से बच्चा गिरा, यहाँ पर अलगाव हो रहा है, इसका राइट आंसर ए है। अगर दान के अर्थ में पूछता है, अगर दान के अर्थ में जैसे राजा ने भिखारी को कम्बल दिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। कारक के भेद पूछे तो 8 होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, उपादान कारक, संबंध कारक। ठीक, इसे आप सभी ध्यान रखिएगा, और संबोधन कारक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारक के भेद भी कहीं कहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। श्रृंखला की कड़ियां की लेखिका है कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, महादेवी वर्मा, मीरा बाई। तो श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा की रचना है, इसका राइट आंसर सी है। कृष्णा सोबती की रचना है जिंदगी नामा, जिंदगी नामा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। महादेवी वर्मा की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, इससे क्या होगा कि आप सभी को याद भी होता है। ठीक, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? संकेतवाचक, सार्वनामिक या फिर गुणवाचक। तो इन्हीं तीनों में से आप सभी आंसर दीजिए। तो यहाँ पर यह को पूछा है कि विशेषण का कौन सा भेद है, तो यह सार्वनामिक विशेषण का भेद है, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, विसर्ग, व्यंजन या फिर स्वर। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन में के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, इसका राइट आंसर डी है। विसर्ग की संख्या पूछे तो कितनी होती है, आप सभी बताइएगा। और विसर्ग को क्या कहते हैं, इसके आगे आप सभी को प्रश्न मिलेंगे इससे। ठीक, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख है, सभा है, लेख है या फिर स्पर्श है? तो यहाँ पर जो सभा है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अयोग वाह है किसे कहते हैं? महाप्राण को कहते हैं, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को या फिर विसर्ग को। तो इसका राइट आंसर डी है। विसर्ग की संख्या पूछे तो 2 होती है, अंक और आहा। इंपॉर्टेंट है, वर्णमाला के चैप्टर से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, और प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के भेद पूछिए। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के भेद तो 2 होते हैं। कौन से होते हैं? अल्प प्राण, पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण, इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। संयुक्त व्यंजन पूछता है तो कौन कौन से हैं? 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है या फिर संकेतवाचक वाक्य है? तो वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है, इसका राइट आंसर डी है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे
अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है? याद रखिएगा आप सभी। चलिए, नेक्स्ट है, इनमें से देशज शब्द कौन सा है? फुनगी, चाय, कैंची, तूफान। तो फुनगी जो है ये देशज शब्द है, चाय पूछता है तो ये चीनी भाषा का शब्द है, इसे आप याद रखिएगा। कैंची पूछता है, एग्जाम में बार-बार पूछता है, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए, नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है? विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया है या फिर अव्यय? तो व्याकरण की दृष्टि से विशेषण जो है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा सदैव अदृश्य होती है, वो दिखाई नहीं देती, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट है, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तो इसका राइट आंसर संकर होगा। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होती है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, भूतकालीन क्रिया या फिर पूर्णकालिक क्रिया? तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करती है और उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवेश करती है, तो वहां पर पूर्णकालीन क्रिया होता है, ठीक, क्योंकि वो समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर डी है। चलिए, नेक्स्ट है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाषा से। रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है, यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? तो यह 343 है, इसका राइट आंसर सी है। 343 में अ, हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। तो आप सभी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है। चलिए, नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी है, हैदराबाद है, आगरा है या फिर नई दिल्ली? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय जो है आगरा में है, इसका राइट आंसर सी है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो स्मार्ट स्टडी अड्डा के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कीजिए। कल तक तैयारी अच्छे से आप सभी करते रहिए। चलिए, मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ।